औलाद अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है। बच्चों की किलकारियाँ, हंसी और बेसाख्ता कह के किसी भी घराने की रौनक होती है, लेकिन ये नेमत तमाम जोड़ों को मैसर नहीं होती। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 20% जोड़ों को बांझपन का आर्जा लाहक है, जबकि दुनिया भर में बांझपन का ये रेट 15% है। एक और मसला ये भी है कि पाकिस्तान में इस मर्ज का इलाज बाकी दुनिया की निस्बत काफ़ी महंगा है, क्योंकि इस हवाले से सरकारी शुबे में काम नहीं हो रहा और इसका इलाज प्राइवेट है और निस्बतन महंगा भी है। जो इलाज 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान होना चाहिए, वो 8 से 10 लाख तक चला जाता है। तो जनाब, इस हवाले से मज़ीद क्या क्या डिटेल्स हैं बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रहीना गुल है, जो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर रहीना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर रहीना, जैसे अभी मैं बात कर रही थी, बांझपन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हालिया ही एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 20% बांझपन का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। अगर बाकी ममालिक की बात की जाए और इसका तनासुब देखा जाए तो वो 15% है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? क्या वजूहात आपको लगती हैं? देखो, सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ में आ जाती हैं जेनेटिक कॉजेज़। ठीक है। जो सर्टेन डिजीज़, यानी औरतों में कुछ ऐसी डिजीज़ और मर्दों में कुछ ऐसी डिजीज़ है जो हम एशियंस में ज़्यादा हैं। ओके। बनिस्बत उनके। ठीक है। यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आप ले ले, वो हम एशियंस यानी हम इन साउथ इंडियंस में हम में काफ़ी ज़्यादा है। ओके। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। सेकेंड, आप जैसे मर्दों में मम्स ले लें, वो हम बच्चों को, ज़्यादातर लड़कों को जो मम्स हो जाते हैं व्हेन दे ग्रो अप, अनफॉर्चुनेटली दे माइट एंड अप इन एज़ोस्पर्मिया या किसी भी ऐसी डिजीज़ में, तो वो उनका डिजीज़ की जेनेटिक्स आ जाती है। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज यहाँ पर जो है कि उनसे हमारा फर्टिलिटी रेट इसलिए ज़्यादा बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। अच्छा। ठीक है। बेशक वो लोग दे आर मोर अल्कोहलिक, दे आर मोर स्मोकर्स, बट हमारे खाने सबसे पहले इतने ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से भरे होते हैं कि अल्टीमेटली किसी को कोई डिजीज़ ना भी हो तो दे एंड अप इन हाई कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज वेट एंड एवरीथिंग एंड दे एंड अप इन इनफर्टिलिटी हो जाती है। सेकंड सबसे लाइफस्टाइल में आ जाता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो सुबह अर्ली उठते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, शाम को सोते हैं, जो एक सिस्टम होता है। एग्जैक्टली। हम आधा दिन तो सो रहे होते हैं, 1-2 बजे उठते हैं, खाना खाते हैं, इधर उधर लोगों से मिलते हैं और सो जाते हैं। तो हमारा लाइफस्टाइल जो है ना, दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल इन इट। अच्छा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ये है वहाँ की कम है क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ऑल द डिजीजेस। ठीक है। हेल्थ केयर इज वेरी इजीली प्रोवाइडेड टू ऑल द पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड। हमारे यहाँ जब एक बच्ची की शादी हो जाती है और वो उसको लेट्स से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो तीसरे चौथे महीने तो वो अपने जो स्ट्रीट के एंड पे जो एक औरत रहती है जो 100 साल से डिलीवरियाँ करी है, उनके पास ले जाती है। मतलब दाइयों का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है, वो इतने ज़्यादा, वो जो पेशेंट हमारे पास आती है तो वो इनफर्टिलिटी उनकी परमानेंट कॉज हो चुकी होती है। अच्छा। तो ये भी बड़ा रोल प्ले करता है कि वेस्ट में हेल्थ फैसिलिटीज़ और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू एवरीवन, टू एवरी इंडिविजुअल देयर। हमारे यहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो बड़े शहरों में तो हैं, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन देखें तो उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है ताकि वो एज अर्ली एज पॉसिबल अपना अगर थोड़ी बहुत हेल्थ फैसिलिटीज मिल भी रही हैं तो वो जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर मिल रही है, और जो देहात है वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है। तो उनके लिए तो एग्जैक्टली, तो उनके लिए तो वो औरत जो बच्चे पैदा करी है या दाई है या जो भी है वही सब कुछ है, और वो पता नहीं क्या कुछ ऐसा कर लेते हैं कि दे एंड अप इन मतलब कोई भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं या कुछ भी हो जाते हैं, दे एंड अप इन सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है और फिर वो डॉक्टर्स के पास भागते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो अपने पूरे शहर से होके और हर चीज से होके एंड अप ही करता है, और फिर कहते हैं मुझे ठीक कर दे। एग्जैक्टली, फिर कहते हैं मुझे ठीक कर दे। और यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट बहुत है डॉक्टर रहीना के, लोग कहते हैं यही मसला, जब आप हर किसी से होकर आएंगे और एंड पे डॉक्टर के पास आएंगे फिर वहाँ से भी कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर लोग कहते हैं कि हम ठीक नहीं हो पा रहे, बांझपन का कोई इलाज नहीं है। आप इससे मुत्तफिक हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। बांझपन कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है जिस तरह शुगर, हार्ट पेशेंट्स या किसी भी और हर बीमारी का इलाज है, इस तरह साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बांझपन यानी इनफर्टिलिटी का इलाज मुमकिन है। अच्छा, ठीक है। 50, 60, 70% तक अब जो इनफर्टाइल कपल हमारे पास आ जाते हैं उनका इलाज मुमकिन है, बट दे हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। मतलब पहले एक कपल जो न्यूली वेड है, यंग एज है उनकी, तो हम उनको दवाइयों पे डाल देते हैं। 50% यहाँ पर कपल जो है वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। ठीक है। लेट्स से वो ठीक नहीं होती, शादी को 1-2 साल हो गया, फिर हमने एक स्टेप आगे जाना होता है, उनके ART प्रोसीजर शुरू करते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशंस होती हैं, किसी से भी ठीक नहीं होता तो IVF इज देयर।
जो जिसको हम आम जुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, तो ये इलाज तो अब पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन हो चुका है। तो इलाज मुमकिन है इनफर्टिलिटी का, ऐसा नहीं है। मतलब पाकिस्तान में इस वक्त इलाज भी मुमकिन है और ट्रीटमेंट भी, उसका प्रोसेस भी मुमकिन है। बिल्कुल लेकिन मुमकिन फिर है। हम लैक कहाँ पे कर रहे हैं? हम लैक कर रहे हैं यहाँ पर कि वही वाली बात आ गई कि जितने बड़े फर्टिलिटी सेंटर्स हैं और अच्छे इक्विप फर्टिलिटी सेंटर्स हैं वो बड़े शहरों में हैं। ठीक है। छोटे शहरों में हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म में ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलिटी में आएँ, जो डॉक्टर्स हैं वो इसको अडॉप्ट करें और कम से कम वो जो बेसिक लेवल की फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है वो तो शुरू करें। ठीक है, IVF सेंटर बनाना इतना आसान नहीं है, तो देन यू कैन गो टू द बड़े शहर और वहाँ पर आप अपना सारा इलाज कर सकते हो। लेकिन IVF और ICSI या इससे भी आगे PGT ट्रीटमेंट्स पाकिस्तान में एज गुड एज अराउंड द वर्ल्ड है। अच्छा। यानी इस वक्त जिस सेंटर में मैं बैठी हूँ, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में, यहाँ का जो IVF सेंटर है, लाइफ सेंटर, इट इज़ एज इक्विप्ड, गुडली इक्विप्ड एज एनी गुड सेंटर इन अमेरिका। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो तमाम तरह इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं जो हम बाहर की दुनिया में देखते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये है कि अवेलेबल है। लेकिन मैं यही बात करने वाली थी कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत महंगा है, ये आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। देखो, शुरू में आपने ये बात की कि लाख रुपए का इलाज जो है वो हम 10 लाख में कर रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगी। लाख रुपए का इलाज बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो इंजेक्शन कॉस्ट है वो ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये 10 लाख का भी नहीं है। ठीक है, ये आराम से 3 से 4 लाख रुपए के दरमियान ये इलाज हो जाता है। अच्छा। आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे हमीद लतीफ़ में कोई ऐसा पेशेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेट से हम उनको वापस नहीं भिजवाते। हमारे पास पैकेजेस बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है। मिनिमम उनको ज़कात पैकेज से स्टार्ट करते हैं, लो इनकम पैकेज से स्टार्ट करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। यानी हमारे सेंटर से कोई नाउम्मीद नहीं जाता। तो इसलिए ये भी एक, और ये सिर्फ हमारे सेंटर में नहीं, आई एम श्योर कि मेजॉरिटी सेंटर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट कर लेते होंगे। अगर लेट्स से एक पेशेंट बहुत ही नॉन अफोर्डिंग है और वो नहीं करा सकता IVF, तो फिर हम उनको और ट्रीटमेंट, यानी कोई सस्ते ट्रीटमेंट, मेडिसिन हो सकती है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन होती है, ये ज़रा रीजनेबल प्राइसेस है, यानी ये 10,000 15,000 में ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हम बात करें यहाँ पे डॉक्टर रहीना कि ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर तक ये ट्रीटमेंट जो है ये सिर्फ मौजूद है, सरकारी सतह तक नहीं है। अब जो लोग नहीं जा सकते प्राइवेट सेक्टर, जिनके पास इतने भी नहीं है कि वो 50 से लाख तक भी चले जाएं, उन्होंने तो सरकारी सतह को ही फिर टच करना है ना जाके। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि फर्टिलिटी जो है ना, हमारे मुल्क में इम्पॉर्टेंट क्या है, किसी की जान बचाना। यानी हमें ज़रूरी है कि हार्ट हॉस्पिटल्स हो सरकारी लेवल पे, कैंसर की ट्रीटमेंट हो या कोई भी ऐसी सिवियर डिजीज़ हो उसके ट्रीटमेंट। अब फर्टिलिटी इतनी सिवेरिटी डिजीज़ में नहीं आती। अच्छा। या तो होता ना हम बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री होते और हमने हर चीज़ को कवर कर चुके होते, तो फिर हम इनफर्टिलिटी की तरफ आते और उनको अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बनाते। लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी किसी की जान बचाना है, ना कि उसको बच्चा देना है। ठीक है, लेकिन अब शुरू हो रहा है। आई हर्ड के कराची में सरकारी हॉस्पिटल्स में IVF सेंटर उन्होंने शुरू किया। लाहौर में जो हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, दे आर स्टार्टिंग इट, एंड इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 5-6 सालों में ये सरकारी लेवल पे भी आ जाएगी। सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी IVF शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर रहीना, इसके प्रोसेस को कितना टाइम लगता है, कितनी स्टेजेस होती हैं और कब जो कपल्स हैं उनको आना पड़ता है डॉक्टर्स के पास? फर्टिलिटी का हमेशा से मैं ये बात करती हूँ कि 1 ईयर तक कपल को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दे हैव टू लिव टुगेदर एंड एंजॉय देयर लाइफ। ठीक है, अगर मियाँ बीवी एक साथ रह रहे हैं और औरत की उम्र 35 साल से कम है, तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 1 साल के अंदर अंदर 50% पेशेंट्स जो हैं वो कंसीव कर लेते हैं। साल के बाद वो फिर किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अगैन एंड अगैन मैं ये कहती हूँ कि राइट डायरेक्शन में जाए। ठीक है, वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाए और हम उन पेशेंट को फिर मेडिसिन पे डाल देते हैं। यानी अगर मर्द का इशू हो तो मर्द को डाल देते हैं, औरत का इशू हो तो औरत को डाल देते हैं। अगर वो इससे भी कंसीव ना करते तो फिर हम कुछ और टेस्ट कराते हैं उनके, यानी फिर हम इन्वेसिव प्रोसीजर्स शुरू कर देते हैं कि लेप्रोस्कोपी कर लें, ट्यूबल पेटेंसी देख लेते हैं, इस तरह की और बहुत से प्रोसीजर्स हैं। और जब सब कुछ ठीक होता है तो फिर हम IUI यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में जाते हैं। बहुत एक रीजनेबल सा प्रोसीजर है वो। ठीक है, यहाँ हमीद लतीफ़ में बहुत आराम से हो जाता है, वॉक इन भी हो जाता है। ठीक है, पेशेंट को हम मेडिसिन देते हैं, उनके फॉलिकल्स बनते हैं और हस्बैंड का सीमन उनमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बस सिंपल सा 20 मिनट्स का प्रोसीजर है। यहाँ से भी अगर पेशेंट कंसीव नहीं करता तो देन हम एक स्टेप और फॉरवर्ड जाते हैं, विच इज़ IVF। ठीक है, IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। ये लास्ट प्रोसीजर? ये लास्ट प्रोसीजर तो नहीं है, लेकिन फिर ये एक एडवांस प्रोसीजर है। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ से भी फिर हमारे 50% पेशेंट्स यहाँ पे कंसीव कर लेते हैं।
यानी अगर आप फर्टिलिटी का इलाज शुरू करें तो मेडिसिन एंड IUI एंड IVF इसमें 6 महीने से 8 महीने तक लग सकते हैं। ठीक है। सिंपल IVF का प्रोसीजर अगर सिर्फ कराना है तो 4 से 6 हफ्ते ये होते हैं। तो क्या डायरेक्ट जो IVF प्रोसीजर है उस पर भी हम लोग जा सकते हैं? यस, अगर लेट्स से पेशेंट का बिल्कुल एक ऐसा इशू है जिसपे हम ना उसको मेडिसिन दे सकते हैं, ना कोई ट्यूबल ब्लॉकेज है, क्योंकि ट्यूब्स होती है ना जो फॉलिकल को लेके जाती है, ट्यूब्स बिल्कुल ब्लॉक्ड है, या मर्द का सिवियर एजोस्पर्मिया यानी उनका सीमन एनालिसिस ही टोटल जीरो है, सो देन देयर इज नो यूज ऑफ गिविंग देम द मेडिकेशन, राइट? देन वी हैव टू गो टू प्रोसीजर्स, फिर IVF हो सकता है। बट अगेन यू हैव टू गो थ्रू अ राइट डॉक्टर टू टेल यू कि ये स्टेप्स हैं, ये टेस्ट हम कराते जाएंगे। अगर उन टेस्ट में से कोई भी चेकलिस्ट में 0 हो गया तो हम जंप कर देते हैं फिर डायरेक्ट IVF पे। फिर हम पेशेंट को और टाइम नहीं वेस्ट करते। ठीक है। यहाँ बहुत से ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो सब कुछ कर चुके होते हैं और जब पता लगता है तो उन्होंने कोई राइट डायरेक्शन में गए भी नहीं होते। अच्छा। और औरत की एज जितनी ज़्यादा हो चुकी होती है, लेट्स से वो 45 ईयर्स में हमारे पास आती है, लेकिन फिर हम IVF में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब चांसेस नहीं होते? चांसेस ऑफ कोर्स, जब औरत की उम्र ज़्यादा होती है तो चांसेस ऑफ IVF सक्सेस रेट कम हो जाते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा। जब औरत की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो फिर हर फर्टिलिटी के इलाज की जो सक्सेस रेट है वो कम होने पे शुरू हो जाती है। सो द अर्लियर द बेटर।